हेलो 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 एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल। प्लीज कंफर्म करें। सौमदीप दास जी, इतना नेगेटिव मत हो लाइफ में यार। मैं कई बार आप लोगों के कमेंट में लगातार देख रहा था, इवन जब मेरी क्लास नहीं चल पा रही थी तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था आधे घंटे से खड़े होके, और मुझे कई बार बहुत दुख होता है जान के कि आप लोग कितना इम्पेशेंट लोग हो यार। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर क्लास किसी दिन की शेड्यूल्ड है, मैं उसके 20 मिनट पहले अपने स्टूडियो में घुस जाता हूँ। ठीक है, कुछ तकनीकी समस्याएं आ जाती हैं तो फिर टीम से कॉल करना पड़ता है, वो एनी डेस्क के थ्रू कनेक्ट करके उसको रिजॉल्व कर रहे होते हैं। बीच में हम कुछ कर नहीं सकते, तो बीच में मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और फिर कमेंट्स में देखता हूँ कि तरह तरह की निगेटिविटी फैली रहती है। तो सौम्यदीप जी आगे क्या लिख रहे हैं, अभी फिर से आधे घंटे का वेट करना पड़ेगा। किस तरह की बातें करते हो यार ये सब। ठीक है, किस तरह की बातें करते हो आप लोग, है ना। ठीक है, तो दुख होता है फिर जान के कि मतलब बिना पूरी बात जाने, बिना पूरी बात समझे। नहीं, इंपेशेंट की बात नहीं, एग्जाम पास में आ रहे तो क्या करोगे आप, परेशान होकर एग्जाम निकाल लोगे? नहीं ना, 1 तारीख से एग्जाम है तो क्या करें फिर। दिसंबर में होना था, हो रहा है दिसंबर में। द प्रॉब्लम इज नॉट द एग्जाम, द प्रॉब्लम इज अननेसेसरी सेंसेशन। मैंने एक बार बात भी नहीं किया एग्जाम के बारे में, लोग वहां लाखों में व्यूज बटोर रहे हैं, मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूं। हाउ डज इट मैटर, एग्जाम इज फ्रॉम 1 दिसंबर, व्हाट टू डू। ओके, इतने कमजोर योद्धा बनोगे कुछ नहीं कर पाओगे एग्जाम में। कि एग्जाम अगर 8 तारीख से सुनने में आ रहा था, 1 तारीख से हो गया तो हालत खराब हो गई। व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ यार। ठीक है, मेरे को तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, 1 से है तो अच्छी बात। दिसंबर में होना था, वो 1 से रख रहे हैं तो ठीक है, 1 से। व्हाट विल यू डू बाई गेटिंग नर्वस अबाउट इट। ठीक है, हम लोग भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। जुलाई से आपके बैचेस जब से शुरू हुए, रोज क्लास कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, क्लासेस हो रही है। 2 टाइम पढ़ाता हूं, सुबह शाम। तो भाई गेटिंग नर्वस और परेशान होकर सिलेक्शन नहीं होता है बच्चा। पेशेंस, धैर्य वाले लोगों का सिलेक्शन होता है। देखिए 2 बार मैंने उड़ान बैच ली, मैंने कोई बात ही नहीं करी उसके बारे में कि 37,000 वैकेंसीज हैं। क्या फर्क पड़ता है वैकेंसी 37 है 30। अल्टीमेटली अच्छा करोगे तभी सिलेक्शन होगा। अब 30 होगा तो बेस्ट दोगे, और 37 होगा तो तुम सुपर बेस्ट परफॉर्मेंस दे दोगे। ठीक है, तुम्हें तो एनीवे सुपर बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, देनी है कि नहीं देनी है। यस, तो फिर तो ये सब डेली डिस्ट्रैक्शंस हैं कि 37,000 वैकेंसीज हैं, 50,000 वैकेंसीज हैं। अच्छी बात है कि वैकेंसी की संख्या ज्यादा है, पर आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो आप पढ़ो। ठीक है, तो तकनीकी समस्याओं के अलावा कभी भी ऐसा नहीं होता। इवन मेरा टाइम भी खराब होता है, मैं खड़ा हूं यार यहां पर। अभी टीम से कॉल हुई, एनी डेस्क के थ्रू उन्होंने रिजॉल्व किया इशू। ठीक है, तो मेरा खुद आधा घंटे गया। मैं स्टूडियो में हमेशा क्लास के 20 मिनट पहले एंट्री लेता हूं, सब कुछ टाइम से चाहता हूं कि शुरू हो क्लासेस। तो कभी भी एक सिंगल इवेंट से जजमेंट नहीं लगाए जाते हैं जिंदगी में। इस बात का ध्यान रखना, ये लाइफ लेसन दे रहा हूं आपको कि लाइफ में हम करते ही यही हैं। ठीक है, कहा जाता है, एक बहुत बड़ी कहावत है बेसबॉल में, यू आर एज गुड इज द लास्ट पिच, राइट। यू आर एज गुड इज द लास्ट पिच। So people just remember the immediate interactions. They forget about the long associations and everything. They just remember, और today आज आधे घंटे क्लास लेट हो गई, अरे बाप रे अब तो फिर से आधे घंटे लेट होगी। और जो 90% ऑफ द टाइम्स हमने 6 बजे क्लासेस ली हैं वो आप भूल जाते हो। ठीक है, why will I take class late? Can you tell me? Okay, तो always have a larger perspective than a shorter reactions. That's not good for you. It's not good for you. ठीक है, समझ में आई बात की नहीं। और आप लोग क्या करते हो, दूसरों के दिमाग में भी फालतू की निगेटिविटी भरते हो, और कुछ नहीं करते हो। ओके, चले अभी शुरुआत कर ले। पढ़ना है या बैठ के डिस्कस करें वैकेंसी कि कितनी वैकेंसीज हैं। ओके, चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक जिसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप
ओके, सो पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और रिसेंट एग्जाम्स में देखा गया कि इस पे अच्छे सवाल बन रहे हैं, नाइस क्वेश्चंस। पार्टनरशिप में कुछ खास नया है ही नहीं है, इट्स जस्ट रेशियो, और रेशियो का इस्तेमाल करने का तरीका कि कैसे प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट होंगे और प्रॉफिट का डिवीजन कैसे होगा। पार्टनरशिप में कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हमें ये जानना जरूरत है कि टाइप ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, जो पार्टनर्स होते हैं क्या उनकी शेयरिंग जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें जानने की जरूरत है, और पहले हम उन टर्म्स को समझेंगे जो यूनिक हैं, बाकी सारा रेशियो का एप्लीकेशन है, उसके बाद हम लोग प्रश्नों को करेंगे यानी क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले क्या यूनिक है इस टॉपिक में उसको समझने की जरूरत है और उसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं साझेदारी, हिंदी में इसको हम साझेदारी बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की कि एक्चुअल पार्टनरशिप की अगर बात करते हैं, तो इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो दो पार्टनर्स बैठ के डिसाइड करते हैं। जो बिजनेस शुरू किया तो पार्टनरशिप हुई, पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने आपस में डिसाइड किए कि भाई मैं प्रॉफिट का इतना परसेंट लूंगा, मैं प्रॉफिट का इतना परसेंट लूंगा, और वो शुरू हो गई। तो जो रियल लाइफ में पार्टनरशिप का एप्लीकेशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, रियल लाइफ में पार्टनरशिप का एप्लीकेशन काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है पार्टनरशिप का उसमें इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं है। तो हमें समझना है कि पार्टनरशिप क्या होती है। जब दो या दो से ज्यादा, टू और मोर, भाई कोई अगर अकेला बंदा है तो उसकी क्या ही पार्टनरशिप किसी से, पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो लोग चाहिए। जैसे लाइफ में भी तुम्हें लाइफ पार्टनर ढूंढते हो तो एक और आदमी आता है, दो लोग मिलकर ही पार्टनरशिप शुरू होती है। तो टू और मोर जब होंगे तो इसको हम बोलते हैं कि यहां पर हम पार्टनरशिप की बात करेंगे, हम बात करेंगे कि इन्होंने कोई साझेदारी करी है, और यहां पर बात होगी कि किसी बिजनेस को करने के लिए एक साझेदारी इन्होंने करी है, टू और मोर। तो जरा समझते हैं कि ये टू और मोर का जो सिनेरियो है इसको हम कैसे समझेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि मान लिया मेरे पास दो ही लोग हैं, ए और बी, और पहले इस सिचुएशन को समझते हैं। इन्होंने मिलकर क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, और उस बिजनेस में इन्होंने क्या किया, इस ए ने 1,000 रुपए डाले और इस बी ने उस बिजनेस में क्या किया, 2,000 रुपए डाले। बहुत ध्यान से समझना है। एक बिजनेस स्टार्ट हुआ, उसमें ए ने 1,000 रुपए डाले और बी ने क्या किया, 2,000 रुपए डाले। दोनों ने बिजनेस में जी तोड़ मेहनत करी, दिल लगा के काम किया, ठीक है। और बिजनेस की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बहुत सिंपल है। ये कहेगा कि देखो समय के मामले में मैं और तुम बराबर, उदाहरण जो बराबर आपका एफर्ट है वो डाल रहे हैं हम लोग। समय के टर्म्स में देखो, मैं भी फुल डे काम करूंगा, तुम भी फुल डे काम करो, जी जान से इस बिजनेस के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन क्या इस बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल हो सकती है एक साल के बाद? नहीं, क्योंकि बी कहेगा कि देखो इस बिजनेस में मैंने रकम ज्यादा लगाई है, ज्यादा पैसे दिए हैं मैंने, तो मुझे प्रॉफिट में ज्यादा शेयर चाहिए। मेरा टाइम इन्वेस्टमेंट तुम्हारे बराबर है, तुम एक साल पूरी मेहनत कर रहे हो, मैं भी एक साल पूरी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन जो मेरा मनी इन्वेस्टमेंट है वो तुमसे दोगुना है। तो टाइम इन्वेस्टमेंट सेम है, लेकिन मनी इन्वेस्टमेंट दुगुना होने की वजह से जब हम बात करेंगे प्रॉफिट रेशियो की, जब हम बात करेंगे प्रॉफिट रेशियो की, यानी हम बात करेंगे कि जो लाभ का अनुपात होगा, तो ए और बी का जो रेशियो आएगा, प्रॉफिट रेशियो, वो 1:2 आएगा, ठीक है। ये जो पहला सिनेरियो मैंने डिस्कस किया है, इस पहले सिनेरियो को हम बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कि टाइम हमारा कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो क्या है, कि दोनों जो यहां पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स हैं यहां पर, दोनों समान समय के लिए मेहनत कर रहे हैं, इक्वल टाइम के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये पहला सिनेरियो है। अब हम बात करेंगे दूसरे सिनेरियो की, और दूसरा सिनेरियो हमारा क्या है, हम कहेंगे कि मनी, या हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड, इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, कैपिटल इन्वेस्टेड। हम इसको इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोल सकते हैं, या हम इसको इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर आप ध्यान से यहां पर देखें कि जो मनी है, जो कैपिटल इन्वेस्टेड है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब दोनों ने बराबर पैसा लगाया। अब बहुत ध्यान से देखिए, लेटर से मैंने कहा ए है और हमारा बी है, इसने बिजनेस में 2,000 रुपए लगाए और इसने भी बिजनेस में क्या किया, 2,000 रुपए लगाए। आप बताओ, जब कैपिटल्स बराबर हैं, जब इन्वेस्टमेंट्स बराबर हैं, तो प्रॉफिट रेशियो इन्वेस्टमेंट की वजह से तो बराबर होने चाहिए।
बट आप कहोगे नहीं नहीं दूसरा फैक्टर भी चेक करना पड़ेगा, टाइम। तो आप ये देखोगे कि भाई ए का जो इन्वेस्टमेंट था वो मान लेते हैं 6 महीने के लिए है या 1 साल के लिए है। ए ने 2,000 रुपए 1 साल के लिए लगाया बिजनेस में, फिर निकाल लिया। लेकिन बी ने अपना ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 2 साल के लिए लगाया। तो ए ने 1 साल के लिए लगाया, बी ने 2 साल के लिए लगाया। तो क्या आपको लगता है कि प्रॉफिट रेशियो 1:1 होना चाहिए? नहीं, कैपिटल्स बराबर हैं, लेकिन बी का जो समय है वो 2 गुना है, और समय 2 गुना होने की वजह से जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे कि भाई पीए रेशियो पीबी क्या होना चाहिए प्रॉफिट रेशियो, तो आप कहोगे प्रॉफिट रेशियो 1:2 होगा। कैपिटल सेम है लेकिन टाइम बी का 2 गुना है, तो बी का जो प्रॉफिट रेशियो होना चाहिए वो 2 गुना होना चाहिए, 1:2 है। अगर 2 साल के अंत में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें तो 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करें। फिर आप एक बात और कर सकते हो कि ऐसा भी सिनेरियो तो हो सकता है जहां पर कैपिटल भी अलग अलग हो, मनी इन्वेस्टेड अलग अलग हो और टाइम पीरियड भी अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस। तो अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या उस सिनेरियो में हम देखेंगे या समझेंगे। तो आपको एक चीज समझ में आ गई है कि प्रॉफिट जो है वो 2 चीजों पर निर्भर है। रेशियो में आपने प्रोपोर्शनैलिटी भी पढ़ी है। तो प्रॉफिट आपने देखा कि भाई जितना ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, एक चीज आपने ये देखी। दूसरा आपने ये भी देखा कि जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट के भी प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 2 चीजों पर निर्भर है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर और टाइम के ऊपर। हम इन दोनों को कंबाइन करके बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है वो प्रोपोर्शनल है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। तो अगर टाइम ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो प्रॉफिट और ज्यादा, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट पे यह निर्भर है। अब हम कह सकते हैं कि मान लिया हमारे पास 2 लोग हैं ए बी, तो इनका जो प्रॉफिट रेशियो है सर्टेन टाइम के बाद अगर मुझे निकालना हो पीए रेशियो पीबी, तो ये वैल्यू हो जाएगी इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इनटू टाइम ऑफ ए रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इनटू टाइम ऑफ बी। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है कि प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी जो होगा वो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी होगा? यस। मान लेते हैं 3 लोग हैं ए बी और सी। अगर ये 3 लोग होंगे तो क्या होगा? आप कहोगे प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी रेशियो प्रॉफिट ऑफ सी लिखेंगे। ये किसके बराबर होगा? आप कहोगे ए का इन्वेस्टमेंट ए का टाइम, बी का इन्वेस्टमेंट बी का टाइम और सी का इन्वेस्टमेंट और सी का टाइम। क्या बात सभी को समझ में आ रही है? यस। तो इसको आप देख लें ध्यान से कि पीए रेशियो पीबी रेशियो पीसी की वैल्यू जो है आईएटीए आईबीटीबी आईसीटीसी के बराबर है, ठीक है। किसी को कोई तकलीफ हो रही है? नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये तो प्रॉफिट का सिंपल डिवीजन हो गया, सिंपल केस है कि यहां दोनों पार्टनर बिजनेस में आ रहे हैं, जम के मेहनत कर रहे हैं, फुल टाइम बिजनेस को दे रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट है वो प्रॉफिट को डिसाइड कर रहा है। किंतु क्या होता है ना, अब मैं एक और अरेंजमेंट आपको समझाता हूं, उस अरेंजमेंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक टर्म होता है स्लीपिंग पार्टनर। ये शब्द पढ़ के अपनी जो कल्पनाएं हैं उन पे काबू रखिएगा। इसका मतलब कुछ वैसा नहीं है जैसा ये पढ़ के लगता है, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर इज नॉट द पार्टनर विद whom you are sleeping, राइट। स्लीपिंग पार्टनर पार्टनरशिप गणित कल्पनाओं का खेल नहीं है, राइट। लॉजिकल है, समझते हैं इसको। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब क्या? हम पार्टनरशिप का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यहां बिजनेस हो रहा है, 2 लोग हैं, 2 लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, आपस में कुछ बना रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो यहां स्लीपिंग पार्टनर का मतलब क्या है ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। सिर्फ स्लीपिंग पार्टनर पढ़ के आपकी कल्पनाएं पता नहीं कहां चली जाएंगी। इसके लिए आपको दूसरा टर्म समझना है, वर्किंग पार्टनर। पर जिस व्यक्ति ने भी इसका नाम दिया स्लीपिंग पार्टनर, उसको मैं काफी ज्यादा क्या कहें, बेसिकली जो एक पार्टनर होता है उस 2 टाइप के होते हैं, एक वर्किंग पार्टनर होता है और एक स्लीपिंग पार्टनर होता है। स्लीपिंग का सेंस आपको ऐसे लेना है, जो आदमी सो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है ना। इन दैट टर्म्स इट्स स्लीपिंग पार्टनर। देयर इज अ बिजनेस और उस बिजनेस में क्या है, एक वर्किंग पार्टनर है जो बिजनेस में पैसा भी लगा रहा है और काम भी कर रहा है, और एक है आपका स्लीपिंग पार्टनर जो पैसा लगा रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा है।
समझ लो, ऐसे होते हैं ना लोग, पैसा है उनके पास, अब पैसा अगर उनके पास ढेर सारा है तो वो पैसा लगा देगा, वो कहेगा तुम काम करो हम पैसा लगाएंगे, लेकिन प्रॉफिट क्या करेंगे, हम बांटेंगे आपस में, ठीक है। अब ये वर्किंग पार्टनर को थोड़ा सा अंदर से बुरा लगेगा, बुरा इस बात से लगेगा कि यार देखो इस आदमी के पास पैसा है तो ये पैसा लगा के काम कुछ नहीं कर रहा है, बिजनेस मैं बना रहा हूं पूरा, बट इसको पता है कि अगर ये पैसा लेगा नहीं तो काम चलेगा नहीं। तो इनके बीच में अरेंजमेंट कैसे होता है कि देखो यार तुम वर्किंग पार्टनर हो, और अगर आप वर्किंग पार्टनर हो तो जाहिर सी बात है तुम जो तुम्हारे अपने खर्चे हैं उसको निकालने के लिए, भाई बिजनेस में क्या है, मुनाफा एक साल के अंत में हो या ना हो कोई भरोसा नहीं है, तो सिर्फ मुनाफे के बेसिस पे काम नहीं चल सकता। आदमी का एक परिवार है, उसको अपने खर्चे करने हैं, तो जो वर्किंग पार्टनर होता है वो क्या करेगा, कहेगा कि देखो तुम स्लीपिंग पार्टनर हो तो प्रॉफिट में शेयरिंग तो तुम लेना, लेकिन जो मैं टाइम इस बिजनेस को दिन भर का दे रहा हूं उसकी वजह से मुझे अपने खर्चे चाहिए। तो जो वर्किंग पार्टनर होता है, जब हम ऐसे केसेस में आएंगे जहां पर एक पार्टनर काम नहीं कर रहा है दूसरा पार्टनर काम कर रहा है, तो वर्किंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड फॉर ए सैलरी, ये बंदा सैलरी भी लेता है उस बिजनेस से, ठीक है। प्रॉफिट तो बाद में शेयर करेगा ही करेगा, बट शुरू में सैलरी भी लेगा। सैलरी इसलिए लेगा क्योंकि दिन भर काम कर रहा है इसमें, और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये तो पैसा लगा के निकल लिए, तो प्रॉफिट शेयर तो होगा, बट इन एडिशन टू दैट दिस गाई विल गेट सैलरी एंड दिस पर्सन विल नॉट टेक एनी सैलरी। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट है, आपको समझना। वर्किंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर केस में ऐसा होगा कि ये सैलरी लेगा। तो इसमें होगा क्या कि आपका एक प्रॉफिट निकल के आएगा, उसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, इसको आप समझोगे जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना, तो सैलरी जब आपको मिलेगी तो उसमें एक होता है टर्म ग्रॉस सैलरी, कि भाई आपकी टोटल सैलरी क्या है। इसको कई बार हम सीटीसी के नाम से भी जानते हैं, जो कॉर्पोरेट कंपनीज है वहां कॉस्ट टू कंपनी बोलते हैं इसको, सीटीसी, ठीक है, सीटीसी का एक टर्म होता है। यहां ग्रॉस प्रॉफिट समझना क्या होता है, वही ग्रॉस सैलरी जैसे होती है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है कि एक प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब उस प्रॉफिट में से बहुत सारी चीजें हैं जो हटाई जानी है, जैसे लेट अस से हमारे पास वर्किंग पार्टनर की सैलरी है, तो वर्किंग पार्टनर की सैलरी यहां से हटेगी, तो वर्किंग पार्टनर की सैलरी जब आप हटा दोगे तो आपको एक टर्म मिलेगा जिसको हम बोलेंगे नेट सैलरी, समझना इसको, नेट प्रॉफिट। तो होगा क्या कि जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है, जैसे हमने पहला केस देखा, वहां तो कोई सैलरी की बात ही नहीं हो रही थी क्योंकि दोनों पार्टनर थे, दोनों पार्टनर्स वर्किंग थे, तो कोई सैलरी की बात ही नहीं हुई, सीधा हमने नेट प्रॉफिट को क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर दिया। बट जो हमारी टोटल प्रॉफिट यहां पर आने वाली है उसमें हम क्या करेंगे, सैलरी को माइनस करेंगे, किसकी सैलरी, वर्किंग पार्टनर की सैलरी को माइनस करेंगे, हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। और भी कई सारी चीजें होती हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस हो जाती है, जैसे कंपनी ने मान लिया 100 रुपए का मुनाफा कमाया, अब कंपनी कहती है कि 20 रुपए ना हम एक संस्था को डोनेट करेंगे, तो 100 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट, 20 रुपए तुमने डोनेट कर दिया, 80 रुपया तुम्हारा नेट प्रॉफिट हो गया। तुमने कहा कि इसमें से हम 20% वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे, जो बचा हुआ 80 रुपए है, 16 रुपए तुमने और री इन्वेस्ट कर दिया, 64 रुपए बचे, वो तुम्हारा नेट प्रॉफिट हो गया। तो एक टोटल प्रॉफिट है जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, फिर उसमें बहुत सारे सब्ट्रैक्शंस पॉसिबल हैं डिपेंडिंग ऑन कैसा सवाल है। जैसे मैंने आपको बताया सैलरी माइनस हो सकती है, आपके डोनेशंस माइनस हो सकते हैं, आपका री इन्वेस्टमेंट अगर बिजनेस में है तो वो चीज माइनस हो सकती है, ठीक है। काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स कैन बी मेड और उससे नेट प्रॉफिट मिलेगी। अब ये नेट प्रॉफिट क्या होगी, डिवाइड होगी, डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स। अब ये नेट प्रॉफिट हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे, कैसे, वही कैसे डिवाइड करेंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम वाला फॉर्मूला यूज करके, क्योंकि हमने इसके वर्क को कंपनसेट कर दिया सैलरी से। अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट बचेगी उसको हम क्या करेंगे, जो भी अरेंजमेंट है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का, उस अरेंजमेंट में इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? सो देयर आर ओनली 2 कॉन्सेप्ट्स दैट यू नीड टू नो। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पे डिपेंडेंट होता है, जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टनर्स के बीच में, बट हमें यह समझना है कि जब कभी एक अरेंजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, जहां पर सैलरीज इन्वॉल्व हो जाएंगी, जहां पर एक पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर हो जाएगा वगैरह वगैरह, तो ऐसे केसेस में हमें पहले नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और उस नेट प्रॉफिट को फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थियरी के नाम पे और कुछ भी नहीं है, ठीक है, नथिंग एल्स। सवालों को देखेंगे और उन सवालों से ही आपको सब कुछ सिखाऊंगा मैं, एक एक करके सारी चीजें आपको सवाल से ही सिखाऊंगा मैं। तो चलिए जरा सवालों की शुरुआत कर ली जाए और आपको दिखाता हूं मैं कि
पार्टनरशिप को कैसे आप बहुत अच्छे से पकड़ सकते हो, बाकी पूरा रेशियो का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में और कुछ है ही नहीं। तो एक एक करके सवाल करेंगे, उन सवालों से आपको बहुत क्लैरिटी भी मिलेगी हर चीज की। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं यार। ओके, तो ये है तुम्हारा पहला सवाल जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल कह रहा है कि PQR ने एक बिजनेस शुरू किया है। अब देखो यहां पर P जो है 25% टोटल कैपिटल का इन्वेस्ट कर रहा है। 25% का मतलब अगर टोटल कैपिटल मेरे पास दिया हुआ है कि इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसका 1/4 इन्वेस्ट कर रहा है P। Q जो है बाकी का 33.1/3% इन्वेस्ट करेगा, बाकी का। R जो है बाकी इन्वेस्ट करेगा जो बचा। टोटल प्रॉफिट मुझे दिया हुआ इतना हुआ है, आप बता दो कि P और R का जो शेयर है प्रॉफिट में उसका अंतर क्या है। क्या एक बात समझ में आ रही है कि यहां समय के बारे में कोई बात नहीं की गई। जब भी टाइम के बारे में बात ही नहीं की जाएगी, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट है, मतलब टाइम का फैक्टर आपको कंसीडर नहीं करना है, टाइम सबके लिए बराबर है। अब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम में अगर टाइम सबके लिए बराबर हो जाएगा तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट रेशियो से ही मुझे प्रॉफिट रेशियो मिल जाएगा। तो यहां जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि हम एक काम करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट का टोटल है, इन्वेस्टमेंट का टोटल जो है उसको हम मानने क्या जा रहे हैं ये समझना है। यहां देखो किसी चीज का 1/4 हुआ है, यहां पर बाकी चीज का 1/3 हुआ है, तो आप टोटल इन्वेस्टमेंट को 12 यूनिट मानिए, क्योंकि ये 1/4 है, ये 1/3 है। अगर 12 मान के चलेंगे तो फायदा ये होगा कि सारी वैल्यूज इंटीजर में रहेंगी। तो अगर आपने 12 माना तो आप कहोगे P का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो आप कहोगे 1/4, 25% 12 का 3 होता है, 9 बचा। तो Q को बहुत ध्यान से देखो, उस 9 का 1/3, 9 का 1/3 भी 3 हुआ। ये समझना, टोटल हमने 12 क्यों माना, ये 1/4 है, ये 1/3 है, पहले ही 12 मान लो। 12 माना, फिर मैंने कहा 25% यानी 1/4, 3 हो गया। फिर मैंने कहा 33 1/3% यानी 1/3 है, बचे हुए का तो 9 का 1/3 कितना होगा, 3 ही होगा। अब जो R बाकी बचा वो कितना हो गया, ये अगर 3 3 6 हो गया तो ये 6 हो गया। ठीक है, तो क्या आपको रेशियो समझ में आ रहा है कि इसको फर्दर अगर डिवाइड करोगे तो ये 1 1 और 2 का रेशियो है। ये किसका रेशियो है, ये इन्वेस्टमेंट रेशियो है। ये अगर चाहो तो आप यहां पर लिखो कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट रेशियो है, और यहां टाइम से कोई लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि टाइम सबके लिए बराबर है, इसीलिए टाइम के बारे में बात नहीं की गई है। तो अब आप कह रहे हो कि भाई टोटल जो प्रॉफिट है हमारा 4 यूनिट का, ये प्रॉफिट मेरा 1,08,000 के बराबर है। तो आप फटाफट लिखिए टोटल प्रॉफिट। आपको डिफरेंस बताना है P और R में, तो P और R का अंतर क्या है, 1 यूनिट का है। तो 4 यूनिट तुम्हें पता है, तो 1 यूनिट निकाल लो। 108 को अगर डिवाइड करोगे 4 से 27 मिलता है, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 27,000, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। ठीक है, कुछ है नहीं सवाल में, टाइम कांस्टेंट है तो टाइम का कोई फैक्टर नहीं है। इन्वेस्टमेंट रेशियो लिखा, 2 1 3 1 4 यूनिट टोटल प्रॉफिट हुआ, जो 108 1,08,000 के बराबर है। 1 यूनिट जो कि P और Q का अंतर, P और R का अंतर क्या है, 1 यूनिट का है। 2 और 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट का अंतर आपका कितना हो गया, 27,000 के बराबर हो गया। वही आपका उत्तर है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, और अगले सवाल से आपको और बेहतर समझ में आएगा ये टॉपिक। देखो, PQR ने इन्वेस्ट किया है कुछ पैसा पार्टनरशिप में, और यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4 2 3 का रेशियो दिया हुआ है। एक ये भी डेटा दिया हुआ है कि जो टाइम रेशियो है कि कितने महीने के लिए इन्वेस्ट इन्होंने किया है, वो भी दिया हुआ है। ये टाइम रेशियो है, 2 3 5, ये क्या है, ये टाइम रेशियो। अब आपसे कह रहा है कि जो R है गेट्स ए शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज ₹15,400। R का शेयर दिया हुआ है 15,400 है, नहीं, R का शेयर कह रहा है कि इज 15,400 मोर देन दैट ऑफ P। तो P और R का अंतर दिया हुआ है मुझे। ठीक है, मुझे Q का शेयर चाहिए, तो P और R का अंतर मुझे रुपए के टर्म्स में दिया हुआ है। अगर मैं रेशियो के टर्म्स में वो अंतर लिख दूं तो मुझे मल्टीप्लायर मिल जाएगा, और मुझे मल्टीप्लायर मिल जाएगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, Q की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो यहां पर क्या है, सबसे पहले आप कहोगे मुझे एक वैल्यू दी है 4 2 3, ये है आपका इन्वेस्टमेंट रेशियो। फिर एक टाइम रेशियो आपको दिया हुआ है कितना, PQR का 2 3 और 5। यहां पर आप लिखो P, यहां लिखो Q और यहां लिखिए R। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो मिल जाएगा।
4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, 3 पच्चे 15। ठीक, ये मिल गया। आगे की जो जानकारी है उसको भी ध्यान से देखिए कि P और R का जो अंतर है 15 में से 8 गया 7 यूनिट, और ये जो 15 और 8 का अंतर है 7 यूनिट, 15 माइनस 8 7 यूनिट, ये 7 यूनिट मुझे 15,400 के बराबर दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, एक यूनिट तुम्हारी यहां पर किसके बराबर हो गई? 2200। ठीक है, एक यूनिट 2200 हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2200 के बराबर हो गया। आपसे अब पूछा क्या गया है, इसको समझिएगा। आपसे पूछा गया है कि Q का शेयर कितना है, यानी मुझे इसकी वैल्यू चाहिए 6 की वैल्यू हो गई 22 इंटू 6 जो कि होता है 132, तो ये वैल्यू हो गई 13,200, और 13,200 को आपको ऑप्शन में यहां से मिल जाएगा डी ऑप्शन 13,200। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? बहुत आसानी से सवाल होता है, पूरा रेशियो है और कुछ नहीं है इसमें तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां कह रहा है आपसे कि अजय हैं, अवनीश हैं और संदीप है, इन्होंने 2, 3, 4 के रेशियो में मनी इन्वेस्ट किया है। तो ये क्या दिया हुआ है आपको? इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट रेशियो भी दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट रेशियो भी दिया हुआ है, प्रॉफिट रेशियो भी दिया हुआ है, लेकिन उनके टाइम ड्यूरेशन का रेशियो यहां दिया नहीं है, पूछा गया है। तो देखो यार क्या इंटरेस्टिंग केस है, यहां इंटरेस्टिंग केस है कि मुझे इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया है, मुझे प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट रेशियो यहां लिखो, और मुझे टाइम रेशियो निकालना है। इन दोनों के प्रोडक्ट से ये मिलता है, जरा ध्यान से देखो कि प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से मिलता है। अगर मुझे टाइम रेशियो निकालना है तो क्या मुझे प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना पड़ेगा? यस। अगर मैं प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करूं तो मुझे टाइम मिलता है। तो आप देखो, पहले तो प्रॉफिट रेशियो लिखो, यहां पर आपका प्रॉफिट रेशियो है 3, 4, 5 का, ये लिख दो, और साथ ही साथ ये जो इन्वेस्टमेंट है ये रेशियो में लिख रहा हूं 2, 3 और 4, ये मैंने यहां लिख दिया। मुझे टाइम निकालना है, मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करो, टाइम मिलेगा। तो आप कहोगे यहां पर वैल्यू आएगी 3/2 प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट, यहां से आएगी 4/3, और यहां से वैल्यू क्या आएगी? 5/4। जब हमने ये कर दिया तो हम कहेंगे 2, 3, 4 का जो एलसीएम है वो 12 है। इस सबको 12 से डिवाइड करके रेशियो को सिंप्लीफाई कर लो। तो अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 तरीक 18 बनेगा, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू 16 बनेगी, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 4 3 12 यानी 15। तो आपका जो आंसर है टाइम रेशियो का वो 18, 16 और 15 आने वाला है। 18, 16 और 15 कहां दिया हुआ है आपका? ऑप्शन सी दिया हुआ है, सी आप ऐसे मार्क कर दो। एक काम आप और भी कर सकते थे, रेशियो में अक्सर क्या होता है कि जब आंसर मुझे कैलकुलेट करना होता है तो हमें सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं होती है, पहले ही आंसर आ जाता है कई बार। जैसे आप तीनों वैल्यू को लो ही मत, आप सिर्फ इन 2 वैल्यू को देखो, तीसरा बाद में लिखो, केवल इन दोनों को देखो बस, कि ये रेशियो 3/2 और 4/3 आया। अब इनको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 9/8। केवल इन दोनों को देखो ध्यान से। अब ये जो 9/8 है, ए और बी का रेशियो है। किसका रेशियो है? सॉरी, अजय और अवनीश का रेशियो है। तो अजय और अवनीश के टाइम का रेशियो 9/8 होना चाहिए। अब देखो ये 9/8 है, नहीं, यह है, नहीं, यह है, यस, यह है, नहीं। आंसर क्या है आपका? सी। तो केवल 2 को ही यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि थोड़ा समय बचाया जा सकता है। अगर हम सिर्फ 2 को चेक करें, तीसरे की जरूरत तब पड़ेगी आपको जब 2 ऑप्शंस में 18/16 दिया होता, जो कि नहीं दिया हुआ है। तो आप ये पहले भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि किन्हीं भी दो ऑप्शंस में इन दोनों का रेशियो सेम है ही नहीं है। तो क्यों ना हम सिर्फ इन्हीं दोनों को चेक करें, तीसरे की हमें जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेट अस सी अगला प्रश्न क्या है और समझते हैं इसको। अगले प्रश्न को बहुत ध्यान से देखेंगे हम सभी। ठीक है, यहां पर आपसे कह रहा है कि जो PQR है उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल रेशियो 235 है, P ने कैपिटल 50% बढ़ाया 4 महीने के बाद, Q ने अपने कैपिटल को 1/3 बढ़ाया 6 महीने के बाद, और R ने 50% पैसा वापस निकाल लिया 8 महीने के बाद। आपको बताना है अगर टोटल प्रॉफिट इतना है 11,16,000, तो Q और R के शेयर्स में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। अब ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट का मतलब है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, लेकिन अगर किसी एक ही आदमी का इन्वेस्टमेंट मान लिया 1 साल के लिए है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वैल्यू अलग अलग है, मान लिया पहले 6 महीने 1,000 है, फिर अगले 6 महीने 2,000 है,
पहले 3 महीने 1000 है, अगले 3 महीने 2000 है, अगले 3 महीने 3000 है, अगले 3 महीने 4000 है। मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग इन्वेस्टमेंट है। तो कैसे निकालेंगे उसका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम? तो बहुत सिंपल है। आपको लेट से 1 साल के पीरियड में टोटल इन्वेस्टमेंट और टाइम का निकालना है कितना है, और लेट से मैंने कहा कि 6 महीने में 1000 का इन्वेस्टमेंट है और अगले 6 महीने में 2000 का इन्वेस्टमेंट है। तो आपको IA इंटू TA 2 बार करना है। एक बार करना है 1000 इंटू 6, पहले 6 महीने के लिए 1000 इन्वेस्टमेंट है, तो उस पीरियड के लिए 1000 इंटू 6 प्लस अगले 6 महीने के लिए 2000 है, तो 2000 इंटू 6। तो 1000 इंटू 6 कितना हो गया आपका? 6000। और 2000 इंटू 6 कितना हो गया? 12000। 12 6 18000 हो गया इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम की वैल्यू। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सवाल काफी बढ़िया है उस चीज को समझने के लिए। तो मैंने यहां पर लिखा है P, यहां लिखा है Q और यहां लिखा है R, और यहां पर रेशियो आपको दिया है 2 3 5 का। तो ये रेशियो भी आप लिखिए कि ये इन्वेस्टमेंट रेशियो है। अब समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है P ने अपना कैपिटल 50% बढ़ाया है 4 महीने के बाद। तो मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कैसे हमें समझना है और इस बात को, कि जो हमारा P है इसका इन्वेस्टमेंट 2 है। तो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं कि 2 का इन्वेस्टमेंट 4 महीने के लिए है। ठीक है, यही तो बोला है। 4 महीने के बाद ये 50% बढ़ा लेगा। 2 का 50% 1 होता है, तो 2 हमारा अब क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट हमारा 2 से बढ़कर 3 हो गया। 2 से 3 मतलब 50% बढ़ गया, और ये इन्वेस्टमेंट अगले 8 महीने तक रहेगा। तो देखो ये IA इंटू TA और IA इंटू TA ये भी है। यहां 3 है 8 महीने के लिए, क्योंकि 12 महीने की बात हो रही है, 1 साल की बात हो रही है। 1 साल के बाद शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे प्रॉफिट का। 2 इंटू 4 हो गया, तो 2 4 3 8, ये हो गया हमारा टोटल P का। ये हमारा P का टोटल हो गया कि P की प्रॉफिट इस IA TA से डिसाइड होगी। अब हम आते हैं Q पर। Q कह रहा है कि 6 महीने के बाद 1/3 निकाल लेगा या डाल देगा, नहीं बढ़ाएगा 1/3 से। तो आप कहोगे 3 का इन्वेस्टमेंट है 6 महीने के लिए, फिर 1/3 बढ़ाएगा तो 4 बनेगा। इसको 1/3 से बढ़ाओगे 4 बनेगा, तो ये 4 का इन्वेस्टमेंट अगले 6 महीने के लिए होगा। टोटल 12 महीने की बात हो रही है। R को जरा ध्यान से समझते हैं। R 50% कैपिटल विड्रॉ कर लेगा 8 महीने के बाद। ठीक है, तो 8 महीने तक तो भैया 5 रहेगा, ये रहेगा 5। 50% हटा लेने का मतलब कितना बचा? 2.5। अगले 4 महीने के लिए 2.5। तो ये वैल्यू है R की। अब जरा देखते हैं P का टोटल कितना है। 4 दूनी 8, 8 3 24। तो 8 और 24 कितना होता है हमारा? 32 होता है। 32 लिखो। यहां है 18 और 24। 18 और 24 कितना होता है? 42। यहां लिखो। 5 8 40 और 10। 40 और 10 कितना होता है? 50। यहां लिखो। फर्दर आप चाहो तो इसको डिवाइड कर लो। किससे काटोगे? 2 से काट सकते हो। 2 से काटोगे 16 बनेगा, 2 से काटोगे यहां 21 बनेगा, 2 से काटोगे यहां 25 बनेगा। तो ये हो गया हमारे PQR के प्रॉफिट्स का रेशियो, उनके लाभ का अनुपात। ठीक है, अब कह रहा है कि जो टोटल प्रॉफिट है इसको जोड़ते हैं। ये हो गया आपका 37 और 25 62। तो ये 62 यूनिट हुआ टोटल की नहीं, देखो 16 और 21 कितना हो गया? 37 और 25 हो गया 62। ये जो वैल्यू है 62 की, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये टोटल प्रॉफिट मेरा 11,16,000 के बराबर है। तो आप ऐसे लिखो 11,16,000। यहां पर मुझे Q और R का अंतर चाहिए। जो मुझे कैलकुलेट करना है उसको समझते हैं क्या है। ये Q है, ये R है, इसका अंतर है 4 यूनिट का। तो मुझे 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मुझे 62 यूनिट की वैल्यू दी है, मुझे 4 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे? आप कहोगे यहां पर डिवाइड करते हैं, 31 दूना 62 बनेगा, देखो, और 31 से इसको डिवाइड कर लो। तो आप कहोगे 31 तिया कितना होता है? 93। 93 के बाद 7 और 11 7 18 हो गया, 186 बच जाएगा। और 186 अगर आप 31 से करोगे तो 6 बार और जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई 36,000। 2 यूनिट 36,000 के बराबर है, तो 4 यूनिट किसके बराबर होगी? 2 यूनिट अगर 36,000 है तो 4 यूनिट तुम्हारी 72,000 के बराबर होगी, यानी 72,000 के बराबर होगी। तो आपका जो आंसर है यहां पर ये क्या है? 72,000, क्योंकि आपको वही 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो इस सवाल से आपको यह सीख मिलेगी कि कैसे हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके और टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे फॉर ए गिवन पीरियड। अगर इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, टाइम पीरियड अलग अलग है तो। ठीक है, तो ये एक तरीका है जो आपको समझने की जरूरत है इस पर्टिकुलर प्रश्न में, जो आपको समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब कुछ कुछ खुराफाती जो ख्याल हैं वो जरा उसके बारे में बात करें। जैसे कोई कह रहा है कि 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है तो वही हम लगा देंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं सर, थोड़ा सा सावधानी से इसका उत्तर देना। आपने एक रेशियो लिखा है यहां पर ये जो वैल्यू है ये, ठीक है, ये वैल्यू, मतलब आप सवाल कुछ कर ही नहीं रहे हो लेट से, और आप कह रहे हो कि मेरे पास ये टोटल वैल्यू दी हुई है 1,16,000 जो 639 का मल्टीपल है, तो मेरा आंसर 9 का मल्टीपल होगा। ये बेवकूफी है। आप टोटल प्रॉफिट देख के ये नहीं बोल सकते हो कि अंतर 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 9 का मल्टीपल है वो 9 कट सकता है। जब आप यहां टोटल वैल्यू को इसके बराबर कर रहे हो तो ये अगर 9 का मल्टीपल होता, मान लिया 63 होता, अगर ये 63 होता तो वो 9 कट गया होता। तो सिर्फ ये देखकर आप नहीं बोल सकते हो कि हमारा आंसर 9 का मल्टीपल होगा, पहली बात। दूसरा, आप यहां तक आ गए, आपने टोटल कर लिया कि ये टोटल 62 है, और फिर आप ये असेस कर लो कि भाई 9 कटेगा नहीं, 9 कटेगा नहीं तो मेरा आंसर 9 का मल्टीपल होगा। बट तब तक आप आखिर तक कैलकुलेशन कर ही चुके हो, इसका कोई खास फायदा नहीं है। जितने टाइम में आप जाके देखोगे कि मेरा एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, उतने टाइम में आप ये भी देख लोगे कि आपकी वैल्यू 72,000 है, बिकॉज दैट इज नॉट ग्रेटर एडवांटेज। शुरू में आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा वो वैल्यू 9 का मल्टीपल है तो मेरा आंसर 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि वो 9 का मल्टीपल यहां कट भी सकता था। अगर 63 होता तो आपका आंसर 9 का मल्टीपल नहीं होता। तो वो थोड़ा अर्ली जजमेंट है, और अगर आप यहां तक आ रहे हो तो फिर कोई खास फायदा मल्टीपल का है नहीं। ठीक है, इट्स लाइक व्हेन यू रीच हियर यू गॉट द आंसर। बट इस स्टेज में आके आप जरूर बोल सकते हैं कि यहां 9 कटेगा नहीं, और उसके लिए थोड़ा मेहनत करके देखना पड़ेगा आपको कि 9 नहीं कटने वाला, यहां 9 का कोई फैक्टर है नहीं, ये तो 31 × 2 है तो 9 कटेगा नहीं तो 9 रहेगा, तो आंसर बी है, उसमें कोई समस्या नहीं है। बट यू कैनॉट से इट एट द स्टार्ट। सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 5। पीक्यूआर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल रेशियो आपको दिया 3-4-2 का। हर क्वार्टर में क्यू अपने कैपिटल को आधा करने वाला है। क्वार्टर का मतलब जानते हो क्या होता है? एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। हर 3 महीने के पीरियड को हम एक क्वार्टर बोलते हैं। लोग कंफ्यूज आते हैं, 1/4 है तो 4 महीना होता है क्वार्टर? नहीं, 12 महीने का 1/4 3 महीना होता है। तो 12 महीने का क्वार्टर यानी एक साल का जो क्वार्टर पीरियड होता है वो 3 महीना ही होता है। तो हर 3 महीने में क्या हो रहा है, क्यू अपने कैपिटल को आधा कर रहा है, आर डबल कर रहा है, पी कुछ नहीं कर रहा है। और आपको दिया है कि टोटल प्रॉफिट जो है वो 4,15,800 के बराबर है, 4,15,800 के बराबर है। तो हमें बताना है कि पी का प्रॉफिट कितना होगा, पी का प्रॉफिट कितना होगा, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि पी, क्यू और आर, ये जो वैल्यू मुझे दी है ये 3-4-2 के रेशियो में है, 3-4-2 के रेशियो में है, लिख लो। क्यू आधा करने वाला है, कितनी बार करेगा? 3 बार आधा करेगा। ये पहला क्वार्टर 4, दूसरा क्वार्टर 2, तीसरा क्वार्टर 1, फिर आधा। तो हम एक काम करेंगे, इसको पहले ही हम 6, 8 और 2 लिखेंगे। और मैं क्यों लिख रहा हूं इसका कारण है, 6, 8 और 4 लिखेंगे। ये यार 3 बार आधा करना है, तो अगर इसको 4 ही लिख के चलोगे तो ये लास्ट में 0.5 बनेगा, वो शायद आपको पसंद नहीं आएगा देखने में, दशमलव में वैल्यू आ गई। तो पहले ही डबल कर लो। डबल करने का फायदा क्या है कि 8 पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर 4, तीसरा क्वार्टर 2, चौथा क्वार्टर 1। आसान हो जाएगी आपके लिए कैलकुलेशन। तो आप जरा ध्यान से देखते हैं कि मुझे क्या लिखना है। आप यहां से कहोगे कि इसका कोई चेंज नहीं है तो 6 × 12 लिखेंगे। ये ध्यान से देखो क्या होगा, ये होगा 8 3 महीने का, फिर 4 3 महीने का, इसको ऐसे लिखे ज्यादा बेहतर है। 8 पहले 3 महीने का, फिर प्लस करेंगे 4 अगले 3 महीने का, फिर 2 करेंगे अगले 3 महीने का, फिर 1 करेंगे अगले 3 महीने का। आधा आधा हो गया हर क्वार्टर में। क्वार्टर का मतलब 3 महीने, तो 3 महीने के लिए 8 इन्वेस्टमेंट है, 3 महीने के लिए 4 इन्वेस्टमेंट, 3 महीने। फिर देखो क्या है, फिर है 4, और ये जो 4 का इन्वेस्टमेंट है ये डबल होता जा रहा है। तो पहले 4 रहेगा 3 महीने के लिए, फिर 8 होगा 3 महीने के लिए, फिर आपका 16 होगा 3 महीने के लिए, और फिर ये वैल्यू होगी 32 आपके 3 महीने में। आर अपने कैपिटल को डबल कर रहा है हर क्वार्टर में। दैट्स द सिनेरियो। अब एक बात और भी ध्यान से समझिएगा, यहां पर ये जो आपने 3-3 लिखा है ये काट सकते हैं हम शुरू में, सब जगह से 3 काट दो ये, और 3 काटोगे तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी। इसको अब आप कैसे समझ सकते हो कि देखिए
एक साल का जो पीरियड है वो 3-3 महीने के हम 4 हिस्से बना सकते हैं, 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ और 3 मंथ। अब हम इस 3 मंथ के पीरियड को बोल सकते हैं कि 1 यूनिट ऑफ टाइम है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे रेशियो निकालना है, तो मैं बोल सकता हूं कि 3 महीने का पीरियड 1 यूनिट ऑफ टाइम है। तो हम डायरेक्टली भी ऐसा लिख सकते थे कि 6 का इन्वेस्टमेंट पूरे एक साल के लिए विच इज 4 यूनिट्स ऑफ टाइम। अब ये 8 का इन्वेस्टमेंट 1 यूनिट ऑफ टाइम, 1 1 1 1, मतलब हम 3 महीने के पीरियड को 1 यूनिट ऑफ टाइम बोल रहे हैं। पहले से ही रेशियो निकाल लिया हमने, तो हमारे लिए आसान हो गया। अब कैलकुलेशन देखो कितनी है, ये 24 आ गई आपकी, ये आप लिख के काट लो। 8 4 12 तो 14, 1 15 आ गया। 8 4 12, 16 12 28, 28 और 32 कितना हो गया, 60 हो गया आपका। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 8 24, 3 5 15, 3 इंटू 20, 8 5 20, ये रेशियो आ गया प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट रेशियो आ गया। अब आपको कह रहा है कि जो टोटल प्रॉफिट है 20 5 25 8 33 यूनिट है, ये 33 यूनिट का प्रॉफिट 4,15,880 के बराबर हो गया, 4,15,800 के बराबर हो गया। तैंतीस यूनिट का प्रॉफिट जो है 4,15,800 के बराबर होगा। तो पी का प्रॉफिट आपको बताना है कितना होगा। तो अब कुछ नहीं करना है कि पी का प्रॉफिट इज इक्विवेलेंट टू 8 यूनिट। मुझे 33 यूनिट वहां दिख रहा है, मुझे डिवाइड करके आंसर निकाल लेना है। कर लो, 1 यूनिट निकाल लो। 1 यूनिट निकलने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो काट लो आप चाहो तो पहले 3 से काट लो, 11 बचेगा। तो 3 है, 3 एक नम 3 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 2 3 8 24 हो गया, 3 6 18 हो गया, ये ऐसा आ गया। 11 से काटते हैं, 11 का नम 11 हो गया, 2 हो गया, 11 दूना 22 हो गया, 6 हो गया, 11 छक्के 66 हो गया। तो ये वैल्यू 12,600 आ गई। अब 12,600 को मुझे 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 इंटू 12,600 को बहुत ध्यान से देखना, मैं कैसे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। मैं इसको सोचूंगा 12,500 इंटू 8, 12,500 इंटू 8 1 लाख होगा, 100,000। 12,500 इंटू 8 कितना हो गया, और 100 इंटू 8 कितना हो गया, 800 हो गया। तो 100 और उसके बाद आपका 800 आपकी वैल्यू हो गई। बी ऑप्शन। 3-3 एक क्वार्टर का टाइम ड्यूरेशन है। हमने इन्वेस्टमेंट क्वार्टर क्वार्टर निकालना है ना, आपने बोला है ना, उसने हर क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है, तो हम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम लिख रहे हैं। तो एक क्वार्टर पीरियड 3 महीने के बराबर होता है, तो इसलिए मैंने लिखा कि पहले क्वार्टर यानी पहले 3 महीने में 8 का इन्वेस्टमेंट है, अगले 3 महीने में 4 का इन्वेस्टमेंट है, मेरा इन्वेस्टमेंट आधा हो गया, अगले 3 महीने में फिर से आधा हो गया, 2 का इन्वेस्टमेंट है, अगले 3 महीने में, ऐसे करके लिख लिया। मैं फिर अल्टरनेट तरीका समझा रहा हूं कि अल्टीमेटली टाइम तो कट रहा है ना, 3 कट गया और यहां पर 4 आ गया। तो फिर मैं आपको यह समझा रहा हूं कि इसको हम सीधे भी समझ सकते हैं कि अगर एक साल के टाइम पीरियड को मैं क्वार्टरली समझूं तो 4 क्वार्टर्स होते हैं, 1 क्वार्टर 1 क्वार्टर 1 क्वार्टर 1 क्वार्टर। अब देखो क्या होता है, हमें जब रेशियो निकालना है तो कहीं ना कहीं हमें टाइम रेशियो निकालना है। अब वो टाइम रेशियो की आप क्या यूनिट ले रहे हो, क्या आप मंथ ले रहे हो या आप क्वार्टर क्वार्टर ले रहे हो, वो तो आपके ऊपर है। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि भाई एक क्वार्टर टाइम को हम एक बोलेंगे, एक क्वार्टर टाइम को हम एक बोलेंगे। तो 3 महीना ना लिख के आप एक लिख दो। अगर आप हर टाइम ड्यूरेशन को 1 क्वार्टर लिख रहे हो तो एक साल का पीरियड 4 क्वार्टर हो गया, तो इससे भी आपका रेशियो निकल जाएगा। इट्स लाइक कि किसी वेट को आप किलोग्राम में लिख के रेशियो निकालो, या उसको ग्राम्स में लिख के रेशियो निकालो, या उसको पाउंड्स में रख के रेशियो निकालो, रेशियो तो वही रहेगा, लाइक दैट। तो 3 महीने को मैंने एक यूनिट ऑफ टाइम बोला है, यानी एक क्वार्टर का मतलब क्या है, 3 महीना। तो हम उसको सीधे 1 लिख सकते हैं वहां पर, बट आपको ध्यान रखना है कि वे सारे टाइम ड्यूरेशन क्वार्टर्स में होने चाहिए। 1 क्वार्टर 1 क्वार्टर 1 क्वार्टर 1 क्वार्टर, सारे क्वार्टर्स। और यहां 12 मंथ इज 4 क्वार्टर्स। डबलिंग द रेशियो नेसेसरी। अविनाश जी सवाल पढ़िए जरा। जब सवाल में बोला है कि इन्वेस्टमेंट डबल होगा आर का, तब हम कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं। सवाल में लिखा हुआ है कि आर का इन्वेस्टमेंट हर क्वार्टर में डबल होगा, तो करेंगे कि नहीं करेंगे, करना पड़ेगा ना सर। इसके कैलकुलेशन की वजह से एग्जाम में सवाल टाइम टेकिंग हो जाएगा। देखिए अभी आप एग्जाम में मत जाओ तुरंत, जब आप सवाल कर रहे हो तो आप उसको समझने पे जोड़ दो।
सवालों को बदनाम मत करिए। अभी आप समझने पर जोर दीजिए कि यहां कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कैसे हम वैल्यूज को लिखेंगे, लाइक दैट। क्योंकि प्रैक्टिस होती है तो सब चीजें बड़ी जल्दी लिख जाते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं 8 4 2 1 को जोड़ना है आपको सीधे। आप प्रैक्टिस कर लोगे और जब ऐसा काम होगा कि क्वार्टरली बढ़ रहा है, कोई क्वार्टरली कम हो रहा है, डबल हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो आप इतना लिखोगे ही नहीं। आप मेंटली लिखोगे 8 4 12 2 14 1 15, 4 8 12 16 28 और 32 60 और 6 चौके 24। आप ये रेशियो डायरेक्टली लिख पाओगे अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक होगी तो इतना बड़ा सवाल नहीं, इतना आपको दिख रहा है। हाँ जी, ये सवाल देखिए। ए और बी एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें उनका इन्वेस्टमेंट दिया है 20,000 और 17,500, और उन्होंने डिसाइड किया है कि प्रॉफिट को वो कैपिटल रेशियो में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब शेयर कर लेंगे। लेकिन सी ने एक कंडीशन रखी है, मतलब ए बी का तो ये है कि प्रॉफिट रेशियो में बांटेंगे, सी ने ये बोला है कि वो इक्वल प्रॉफिट शेयर करें और 10,000 रुपए सी इसके लिए ए और बी को देगा। ओके, आपको बताना है कि शेयर ऑफ ए ऑफ द अमाउंट गिवन बाई सी। इस कहानी को पहले समझना। ए और बी ने मान लिया एक बिजनेस शुरू किया और ये डिसाइड किया कि भाई 20,000 रुपए मैं लगा रहा हूं, और बी ने बोला हम 17,500 रुपए लगा रहे हैं, तो हम जो अपना प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बांटने वाले हैं। बड़ा सिंपल सा सूत्र है इसका कि हम इन्वेस्टमेंट रेशियो में ही अपना प्रॉफिट शेयर रखेंगे, कोई और कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट नहीं रखा इन्होंने। 25 से डिवाइड करो आप तो 25 8 200 आ जाएगा और 25 7 175 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ए और बी साल के अंत में होने वाले प्रॉफिट को 8:7 में बांटने वाले थे। इसी बीच में सी एक लड़की जिसको बहुत पसंद करता था और उससे शादी करना चाह रहा था। तो सी जब रिश्ता लेके गया उसके घर, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी उस लड़की की, तो गया पापा से बात करने उसके। तो पापा ने बोला कि तुम कुछ करते नहीं हो तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे ही नहीं सकता हूं, पहले कुछ करो। तो बोला सरकारी नौकरी तो नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी लड़की आपको पसंद करती है तो एक मोहलत दे रहा हूं मैं कि तुम कुछ तो करो, कोई बिजनेस ही करो, कम से कम कुछ दिखे कि तुम्हारे पास पोटेंशियल है थोड़ा बहुत भी। सरकारी नौकरी नहीं होगी तो भी चलेगा। तो इन्होंने क्या किया, ये अपने दोस्त जो ए और बी थे उनके पास गए। ए और बी कोई बिजनेस कर रहे थे तो उनके पास गए और इन्होंने बोला कि यार प्लीज मेरे को इस बिजनेस में रख लो। तो इन लोगों ने कहा दोस्ती यार ये अपनी जगह है देखो, लेकिन हम तुम्हें अपने बिजनेस में क्यों रखें। फिर जानते हो लोग इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि वो चली जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा, तुम लोग मेरे बचपन के दोस्त हो, चड्डी दोस्त हो, ठीक है, तो चड्डी बड्डी। तो ये लोग इमोशनल हो गए, बोले हाँ यार बात तो सही है इसकी, नस वस काट लेगा कहीं, चलो एक काम करते हैं इसको रख लेते हैं बिजनेस में। बट इन्होंने कहा कि देखो ये बिजनेस है तो यहां ऐसी दोस्ती यारी नहीं चल सकती कि तुम बिजनेस में ऐसे ही घुस जाओ। तो इसने कहा चिंता मत करो, मैं 10,000 रुपए तुम लोगों को दूंगा, ठीक है, 10,000 रुपए दूंगा ताकि तुम हमें बिजनेस में एंट्री करा लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम 10,000 रुपए दोगे तो प्रॉफिट रेशियो जो है वो ऐसे बांट लेंगे हम लोग कि भाई 20,000 और यहां पर आपका 17,500 और यहां 10,000, इस रेशियो में हम बांट लेते हैं। ऐसा इन लोगों ने बोला इसको। तो ये फिर नाराज हो गए, इसने बोला यार ऐसा अगर करोगे और ये हमारे ससुर जी देखेंगे तो वो कहेंगे इस बिजनेस में सबसे कमजोर खिलाड़ी मैं हूं। तो ये साफ साफ पता नहीं चल जाएगा कि जबरदस्ती हो रही है यहां पर, राइट। लग ही नहीं रहा कि ये कोई पार्टनरशिप है, मुझे सबसे कम हिस्सा मिलेगा ऐसे तो इन्वेस्टमेंट रेशियो में अगर बांटोगे तो इसने कहा कि ये काम कर लो यार प्लीज, ऐसा मत करो मेरे साथ, ये जो 10,000 रुपए मैं दे रहा हूं ना इसको ले लो और प्रॉफिट को इक्वली बांट दो। अब एक बात समझना इस बात को, 50% ये कह रहा है कि अब प्रॉफिट को ना 33.33% हर किसी को मिले, बराबर मिले, ताकि हमारे ससुर जी को लगे कि इस बिजनेस का मैं इक्वल पार्टनर हूं और तीनों इक्वल है, बराबर है तीनों, तभी हमारी शादी हो पाएगी, ऐसे नहीं हो पाएगी, और ना कोई इसको उड़ा ले जाएगा।
तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जरा ध्यान समझिएगा। और वो 10,000 रुपए इसने बोला कि एक काम करो, मुझे वो कैपिटल की तरह मत रखो कि बिजनेस में डालो, उसको तुम लोग आपस में बांट लो और उसकी जगह इक्वल प्रॉफिट रेशियो कर दो। ठीक है, तो देखो ये क्या, कैसे इस केस को सॉल्व किया जाएगा। टोटल प्रॉफिट की यूनिट्स कितनी है, 15 यूनिट का प्रॉफिट यहां से हमें दिख रहा है होने वाला है अगर बटेगा तो। अब अगर हम इसको एबीसी में बांट रहे हैं तो क्या तीनों को 5-5 यूनिट मिलना चाहिए? यस। अब एक बात बहुत ध्यान समझना, सी को जो 5 यूनिट मिला है वो कैसे मिला है? सी का 10,000 रुपए एज ए कैपिटल नहीं आया बिजनेस में, नहीं। सी का जो पैसा है वो ए और बी आपस में एज ए पर्सनल मनी बांट लेंगे। ये लोग अपने प्रॉफिट का हिस्सा सी को दे रहे हैं ताकि तीनों बराबर हो जाएं। अब समझना, ये 8 से 5 हुआ तो इसने 3 यूनिट अपने प्रॉफिट का सी को दिया। ये 7 से 5 हुआ तो इसने 2 यूनिट अपने प्रॉफिट का सी को दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि तीनों के प्रॉफिट शेयर बराबर हो गए। ध्यान समझना, ये जो सी को 5 यूनिट का मुनाफा मिल रहा है इसमें 2 लोगों का कंट्रीब्यूशन है। ए ने 3 हिस्सा दिया है और बी ने 2 हिस्सा दिया है। तो जो 10,000 रुपए सी दे रहा है इन लोगों को, वो 10,000 इन दोनों के बीच में इसी रेशियो में बढ़ जाएंगे, क्योंकि सी को बराबर हिस्सेदार बनाने के लिए जो त्याग किया है ए ने वो 3 यूनिट का किया है, बी ने 2 यूनिट का किया है। तो जो त्याग का रेशियो है वो 3:2 का है। तो जो 10,000 रुपए सी दे रहा है वो ए और बी के बीच में 3:2 में बंट जाएगा। तो आप बताओ कि ए का शेयर सी से मिलने वाले पैसे में कितना है? तो आप कहोगे 3 और 2 का टोटल 5 यूनिट होता है। ये 5 यूनिट मेरा 10,000 के बराबर है, 1 यूनिट मेरा 2,000 के बराबर हो गया। तो 3 यूनिट जो है, जो ए का हिस्सा इसमें आ रहा है जो कि 3 यूनिट है, वो 6,000 के बराबर हो गया। तो आपका जो आंसर है वो है बी, विच इज 6,000। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? और इस तरह से ये जो समस्या थी वो सॉल्व हो गई कि सी का पैसा एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं लिया गया, क्योंकि अगर एज ए इन्वेस्टमेंट लिया जाता तो हमें फिर इन्वेस्टमेंट के रेशियो में प्रॉफिट बांटना पड़ता, उस पर सी तैयार नहीं था। तो सी का पैसा एज ए पर्सनल मनी लिया ए और बी ने, आपस में बांट लिया, और जो त्याग उन्होंने किए सी के लिए उसके हिसाब से पैसे भी आपस में बांट लिए, और सी की शादी हो गई। सी की शादी हो गई। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़िए सवाल को। सी टोटल 20,000 रुपए दे रहा है। कहां से? क्वेश्चन में 10,000 लिखा है, 20,000 कैसे दे रहे हो? 5 यूनिट 10,000 के बराबर कैसे हुआ भाई? 5 यूनिट सी को मिला, उसमें ए और बी का कंट्रीब्यूशन कितना कितना है? 3 यूनिट और 2 यूनिट। सी का पैसा समझना इन्वेस्टमेंट नहीं है, सी का पैसा ए और बी को दिया गया है कि वो अपने हिस्से में से उसको दें ताकि प्रॉफिट शेयर बराबर हो जाए। तो जो सी का 5 यूनिट मैंने आपको दिखाया कि टोटल ए और बी के पास मिला के प्रॉफिट के 15 यूनिट्स थे। अब वो तीनों अगर आपस में 5-5 यूनिट ही रखें ताकि सी के पास भी 5 आ जाए, तो ए ने अपना 3 यूनिट दिया, बी ने अपना 2 यूनिट दिया। तो 5 यूनिट जो सी के दिख रहे हैं वो ए और बी के हिस्से हैं। ए और बी दोनों को 10,000 दे रहा है। ये कहां लिखा हुआ है कि ए और बी दोनों को 10,000 दे रहा है? ऐसी बातें मत करो, सवाल पढ़ो वापस। टू ए एंड बी, फॉर दैट सी गिव्स 10,000 टू ए एंड बी। और फिर कह रहा है कि बताओ शेयर ऑफ ए क्या होगा जो सी ने पैसा दिया उसमें से। अगर दोनों को अलग अलग 10,000 रुपए दे रहा होता तो आंसर 10,000 हो गया होता ना सीधे, कि 10,000 उसको, 10,000 उसको। देयर इज अ लॉजिकल अरेंजमेंट हियर कि व्हाई एवरीबडी बिकेम इक्वल। समझे? देयर इज अ लॉजिकल अरेंजमेंट। और लॉजिकल अरेंजमेंट जो है वो यही है कि ए ने अपना 3 हिस्सा कुर्बान किया, बी ने अपना 2 हिस्सा कुर्बान किया, तब जाके सी के 5 हिस्से बने और बराबर हो गए सब। तो जो 3:2 में त्याग है, जो सी में जो 5 यूनिट है वो उसमें 3 यूनिट ए का है, 2 यूनिट बी का है। तो जो 10,000 रुपए सी ने दिए हैं वो जाहिर से ज्यादा 3:2 में बढ़ जाएंगे। सी को 5 बनाने में किसने कितना कितना कुर्बानी करी? छह में टाइम का कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है टाइम का।
सवाल देखो, रमेश, सुरेश और दिनेश एक पार्टनरशिप में एंटर करेंगे। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, कैपिटल रेशियो दिया हुआ है। 4 महीने के बाद रमेश अपना कैपिटल 25% से बढ़ाएगा, लेकिन सुरेश कम कर देगा 1/6 से। सुरेश क्या कर रहा है, अपना कैपिटल कम कर रहा है। आपको बताना है सुरेश का शेयर क्या होगा। टोटल प्रॉफिट आपको दिया है 2,32,100 रुपए, ये टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, हाँ जी, एट द एंड ऑफ द ईयर। A3B2 कैसे, रजनीश जी, ए पहले 8 यूनिट था, 8-7 का रेशियो था। ए के पास शुरू में 8 थे, 5 बचे, बराबर बांट दिया आपने 5-5-5, तो 3 यूनिट गया ना ए का, वही तो सी के पास गया। बी के पास 7 था, 5 है, 2 यूनिट गया उसका। तो देखिए इस सवाल को, जो कैपिटल रेशियो, पहले इसको समझते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 2 5 3 4 5 8, इसमें क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किससे, 5, कितना एलसीएम होगा इसका, 40, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 दूनी 16, 30, 25, ये वैल्यू होगी रमेश, सुरेश और दिनेश। ठीक है, 4 महीने के बाद रमेश अपना कैपिटल 25% से बढ़ाएगा, तो 4 महीने तक कितना रखेगा, 16 रखेगा। 25% बढ़ाने का मतलब होता है 1/4 बढ़ाना। इसका 1/4 कितना होगा, 4 या 5, 5 होगा, 1/4 4 होगा, 25%, 4 बढ़ गया, 5 बढ़ गया, 1/4 कितना है, 4 के बराबर है, 4 बढ़ गया, तो ये वैल्यू 20 हो गई आपकी। 20 × 8, ये तो है तुम्हारा रमेश। फिर मैं बात करता हूं सुरेश की। 16 4 महीने के लिए, बाकी 8 महीने के लिए 20 है, क्योंकि 25% बढ़ गया। सुरेश 1/6 से अपना कैपिटल कम करेगा, तो 30 है 4 महीने तक, 1/6 इसका कितना होगा, 5 के बराबर होगा, 5 कम करो, तो ये वैल्यू हो गई 25 × 8। तो रमेश, सुरेश, देन आपका दिनेश। समझते हैं दिनेश को जरा। दिनेश के बारे में अगर कुछ नहीं बोला गया, मतलब दिनेश ने कुछ नहीं किया है, तो दिनेश जो है 25 का इन्वेस्टमेंट चला देगा 12 महीने के लिए। दैट्स द होल स्टोरी जो आपके सामने दी है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले ही। आप 4 से काट सकते हो, 4 दूनी बन जाएगा, 4 कट जाएगा, 4 दूनी बन जाएगा, 4 तिहाई बन जाएगा। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझा सकता हूं कि अगर आप 1 साल का पीरियड देखते हो और यहां जो घटनाएं हो रही हैं वो 4 महीने के अंत में हो रहा है कुछ, तो मैं अगर 1 साल को 4-4 महीने के 3 टाइम पीरियड में बांट दूं और इस 4 महीने को मैं 1 यूनिट ऑफ टाइम बोल दूं, तो आप खुद देखो, 4 महीने की जगह मैं लिख सकता हूं 16 × 1, बाकी 20 का इन्वेस्टमेंट इंटू 2, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए 16 का इन्वेस्टमेंट, फिर 1/4 बढ़ गया तो 20 हो गया, वो अगले 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, कि 4 महीने के 3 टाइम पीरियड्स बन सकते हैं। सेम यहां पर, और 1 साल के 3 टाइम पीरियड्स हैं। तो या तो आप ऐसे लिखो, शुरू में ही कन्वर्ट कर लो, या मत करो कन्वर्ट, कोई खास फायदा नहीं है, आप ऐसे लिख के डिवाइड कर लो, ये भी ठीक है। अब जरा इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 20 दूना 40 और 16 कितना हुआ, 56 हुआ, यहां लिखो 56, यहां लिख दिया मैंने। ये 30 सेकंड में कितना बनेगा, 30 और 50 कितना होगा, 80 होगा, यहां लिखो। और ये 25 या 75 होगा, 75 आप यहां लिखिए। ये आपका ओवरऑल रेशियो मिला पी, रमेश, सुरेश और दिनेश का। ये लिखने के बाद हमें क्या करना है, अब टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है और हमें शेयर ऑफ सुरेश निकालना है। सुरेश के बीच में वैल्यू है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो आपको हो गया 56, और इसको जोड़ते हैं जरा, देखो ध्यान से। 155 हुआ, और 155 में अगर आप 56 जोड़ते हो तो 211 बनेगा। तो 211 यूनिट की वैल्यू आपको दिया है 232,100 के बराबर दिया है। मुझे 80 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो मैं 211 से काटूंगा, 211 51 211, और फिर मेरे पास कितनी वैल्यू बचेगी, 211 अगर यहां लिखोगे तो 21 बचेगा, 1 आया, 211 फिर से हो गया मेरे पास मौजूद। तो आप कह सकते हो कि ये वैल्यू आपकी 1100 के बराबर है। 211 × 1100, तो 1100 आ गई। अब मुझे 80 यूनिट की वैल्यू चाहिए सुरेश का हिस्सा, तो ये हो गया आपका 88,000। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 88,000। दैट्स योर आंसर। क्लियर। अब देखो यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल इन्होंने बनाया, जिसे 2 चीजें, अगर आप इस वैल्यू को देखें बहुत ध्यान से, तो आप इस वैल्यू को देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि 11 का मल्टीपल है 3 1 4 और 2 2 4।
11 का मल्टीपल है। अब पहली बात तो आपको यह देखने के लिए कि भाई मेरा आंसर 11 का ही मल्टीपल होगा, इसके लिए आपको यहां तक आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि 211 में कोई 11 नहीं है, यानी कटेगा नहीं तो 11 रहेगा, बट उसके बाद भी आंसर नहीं आएगा। जैसे पिछले एक साल में हम देखा था 9 का मल्टीपल देखा था, फिर लास्ट में गए थे, हमने कहा 62 है, 9 का मल्टीपल कटेगा नहीं, 9 का मल्टीपल रहेगा। ऐसे यहां तक आओगे आप कहोगे 11 का ये मल्टीपल नहीं है, तो 11 यहां रहेगा, लेकिन 11 के मल्टीपल कई सारे ऑप्शंस हैं, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, और ये देखो एक एक 11 का मल्टीपल। हाँ, अब आप इस सवाल में ये बोल सकते हो कि मेरा आंसर 80 का मल्टीपल होगा, बट देन यू हैव टू गो एंड चेक कि 80 का मल्टीपल कौन कौन से ऑप्शंस हैं या नहीं है। तो इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट्स नॉट दैट इजी कि आप सीधा जाके आंसर लगा दोगे। ठीक है, आपको 80 का मल्टीपल देखना तो लास्ट 3 डिजिट देखनी पड़ती है। अब यहां भी चैलेंज देखो क्या आएगा, आप जीरो से काट दो, पहले एक एक जीरो सबका हटा दो, तो आप कहोगे कुल मिला के 80 इंटू आंसर है मेरा 80 का मल्टीपल, जीरो सबके काट दो, तो आप कहोगे अब जो बचा हुआ आंसर वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। उसके लिए लास्ट 3 डिजिट देखनी है आपको, तो लास्ट 3 डिजिट देखोगे आप 100 के उसके 8 के मल्टीपल के लिए लास्ट 3 डिजिट्स आपकी 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहां लास्ट 3 डिजिट आपकी क्या है, 208 से डिवाइड होता है, यस, तो ये भी आंसर हो सकता है। ये डिवाइड हो रहा है, यस, ये भी हो सकता है। ये नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा, फिर भी आपको आंसर नहीं मिल रहा है मल्टीपल देखने से यहां पर, तो यू हैव टू सॉल्व इट। तो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जहां पर आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे मल्टीपल से इतनी सरलता से। आपने रेशियो देखा, 80 से कोई आंसर नहीं मिला, ना ही आपको 11 से कोई आंसर मिल रहा है। ठीक है, अब 80 और 11 का कॉम्बिनेशन देखोगे तो 11 8 88 है, तो वो तो एनीवे आप सॉल्व ही कर रहे हो। ठीक, समझ में आएगा नहीं? क्लियर? अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8वां सवाल, अमित, सुमित और कृष्ण ये पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में। अमित जिसका कैपिटल 8 महीने के लिए यूज हुआ है, वो कह रहा है कि मेरे को 1/6 चाहिए प्रॉफिट का। सुमित जिसका कैपिटल 6 महीने के लिए यूज हुआ है, वो कह रहा है मुझे 1/8 चाहिए पूरे प्रॉफिट का। कृष्ण जो है उसने 13,600 रुपए इन्वेस्ट किए 9 महीने के लिए, तो हमें निकालना है कि अमित का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितने रुपए का है। इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं टोटल प्रॉफिट को यहां से 24 यूनिट मान लूं, क्यों? इसका रीजन है क्योंकि 1/6 एक नंबर का निकालना है, उसी का 1/8 निकालना है, 24 मान लो कि टोटल प्रॉफिट हमारा इतना है। अब जरा देखते हैं प्रॉफिट रेशियो है क्या। अमित है, सुमित है और किशन है, 3 लोग हैं। समझते हैं प्रॉफिट रेशियो क्या क्या बनेगा। ये 1/6 क्लेम कर रहा है, तो ये 24 का 1/6 8 होता है, सॉरी 4 होता है, 4 लिखो यहां पर। ठीक, सुमित जो कह रहा है मेरा 1/8 है, तो 24 का 3 हो गया, 4 3 7 हो गया। 7 के बाद कितना बच गया, 17 यूनिट तो किशन का हो गया, बाकी तो किशन होगा, 3 ही लोग हैं। अब आपको टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। इसका 8 महीने दिया हुआ है, 8 महीने लिखो। इसका 6 महीने दिया है, इसका 6 महीने लिखो। और इसका 9 महीने दिया है, इसका 9 महीना लिखिए। अब मैं यहां लिखने जा रहा हूं इन्वेस्टमेंट रेशियो। प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट डिवाइड, टाइम डिवाइड करो, इन्वेस्टमेंट रेशियो मिलेगा। तो 4 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा, यहां मुझे 1/2 मिलेगा। 3 को 6 से डिवाइड करूंगा, मुझे यहां भी 1/2 मिलेगा। 17 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा, मुझे यहां 17/9 मिलेगा। अब देखिएगा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां 9 मिलेगा, यहां 9 मिलेगा और यहां 34 मिलेगा मुझे। तो ये है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट रेशियो। अमित, सुमित और किशन का 9 9 34। अब आप कहोगे मुझे एक डेटा इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो 34 यूनिट है इसकी वैल्यू 13600 है। 34 से डिवाइड करिए, 34 इंटू 400, यहां वैल्यू आ गई आपकी 400। एक यूनिट, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है मुझे 13,600, तो अब सवाल आपका ये हो गया यहां पर कि इन्वेस्टमेंट रेशियो पता है मुझे 9 9 34 है और 34 की वैल्यू 136 के बराबर है, तो ये वैल्यू आपकी होगी 400। ठीक है, 400 हो गई, तो ये वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये वैल्यू 3600 हो गई। दैट्स योर आंसर।
ठीक है, समझ में? सिंपल सवाल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो पार्टनरशिप का सवाल बहुत सरलता से आप एग्जाम में कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9, पीक्यूआर इन्वेस्ट करते हैं, एक कार सर्विस शुरू करते हैं, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 3 लाख रुपए है। ठीक है, क्या है टोटल इन्वेस्टमेंट? 3 लाख रुपए। इन्होंने क्या किया है, कार सर्विस की शुरुआत करी है और टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है? 3 लाख रुपए। 9 कहां से आया मैडम? जो 2 और 9 नीचे थे मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए। एक रेशियो को अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो नहीं बदलता है ना। तो 17/9 जो है वो मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो 9 से मल्टीप्लाई किया मैंने और 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि नीचे 2 भी था, 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां जो पीक्यूआर इन्वेस्ट करते हैं एक कार सर्विस में, टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का है। क्यू ने 60,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया है, पी और आर ने क्यू से कुछ दिया है, सॉरी ठीक है, मतलब एक रिलेशनशिप दी हुई है कि इन्वेस्टमेंट ऐसे ऐसे हुआ है, साल के अंत में अगर इतना मुनाफा हुआ टोटल प्रॉफिट कितना होगा। अब देखो कुल मिला के समझना क्या, एक टोटल इन्वेस्टमेंट मुझे दिया हुआ है, तो क्यू का जो इन्वेस्टमेंट है वो आप कह रहे हो कि 60,000 ज्यादा है पी से, तो मैं ऐसे लिखूं 60,000 प्लस पी। आर का जो इन्वेस्टमेंट है वो इससे 30,000 कम है क्यू से, तो वो हो गया 30,000 प्लस पी। टोटल जो वैल्यू है वो 3 लाख की है, तो मैं जोड़ता हूं जरा कि P प्लस क्यू प्लस आर जो है मेरा वो 3 लाख के बराबर है। रख दो सबकी वैल्यू, P यहां पर है, यहां भी P, यहां भी P आएगा, 3P हो गया प्लस 90,000, 3 लाख के बराबर है। 3P की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 2,10,000। P की वैल्यू कितनी हो गई? 70,000। अब P जब 70 आ गया तो जरा तीनों का रेशियो लिखो पहले कि P हमारा 70 हो गया, Q कितना होगा? 130 होगा, अगर मैं 3 जीरो काट के चल रहा हूं, 70 सबका 3 जीरो काट दो। R की वैल्यू कितनी होगी? P से 30 ज्यादा है तो 100 होगी। एक तरह से ये रेशियो है 7:13:10। 13 10 23 7 30 यूनिट हो गया और 30 यूनिट तुम्हारा 141 के बराबर हो गया। 1 यूनिट अगर आप निकालोगे तो 4700 के बराबर आ जाएगा। आपसे कह रहा है आर का शेयर बता दो टोटल प्रॉफिट में क्या है। 10 इंटू 4700, 10 यूनिट कितना होगा आपका? 47,000 होगा। सी ऑप्शन, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। 10 सवाल देखिए, 10th क्वेश्चन। पढ़िए, पीक्यूआर इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में, किस रेशियो में? 4:5:7 में। आर एक स्लीपिंग पार्टनर है जिसका कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, इसको आपको यहां और बेहतर समझने में आएगा कि उसका जो शेयर है प्रॉफिट का वो हाफ होगा व्हाट इट वुड हैव बीन इफ ही वाज वर्किंग पार्टनर। इफ दे मेक ₹32,000 प्रॉफिट out of which 25% is invested in the business, how much does Q get? अभिषेक जी कह रहे हैं धोखा दिया मैंने। धोखा तब होता है बेटा जब मैंने आपसे पैसा ले लिया हो और आपको किताब ना दी हो, ठीक है। So we don't publish book, there is a publisher who published the book. I am given the timeline, I informed accordingly. मैं 4 महीने मैंने किताब के बारे में कुछ बोला ही नहीं कभी। उन्होंने मुझे बोला कि अब इतने दिन में हो जाएगा दिवाली के पहले, तो मैंने आपसे आके बोल दिया, ठीक है। तो शब्दों में थोड़ा सा मर्यादा रखें, और मैंने आपसे कोई पैसा नहीं लिया किताब के लिए कि लेके आपको किताब नहीं दी है, ठीक है। किताब आई ही नहीं है,
तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, पढ़ा रहा हूं, और आप मुझे से आके बोल रहे हो कि आपने मुझे धोखा दे दिया है। अच्छा नहीं लगता ना ये सब बातें। ओके, जिसका मैंने तुमसे दाम ही नहीं लिया उसको धोखा कैसा? किस बात का धोखा? दाम ले लिया होता, जेबें भर ली होती मैंने अपनी, और फिर तुमको किताब नहीं दी होती तो धोखा हुआ। PQR ने इन्वेस्ट किया है। अब देखो इस सवाल को, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा मजेदार है। ओके, 457, ये रेशियो इन्वेस्टमेंट का, टाइम के बारे में कोई बात ही नहीं की गई है। अब कह रहा है आर स्लीपिंग पार्टनर है, तो उसका जो शेयर होगा प्रॉफिट में वो हाफ होगा ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इफ ही वाज ए वर्किंग पार्टनर। तो आप हो गए 4, 5, 7/2, आधा कर दो। ठीक, तो ये वैल्यू हो गई 8, 10 और 7 हुई। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट है मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट वो कितना है? 32,000। नेट प्रॉफिट कितना है? कह रहे 25% री इन्वेस्ट किया आपने, तो 32,000 में से आपने 25% अगर री इन्वेस्ट किया है तो 1/4 8 होगा, 24,000 होगा। नेट प्रॉफिट 24,000 हो गया। 24,000 बांटना है मुझे, तो 18/7 कितना हुआ? 25 यूनिट। ये 24,000 के बराबर है। 1 यूनिट अगर हम करें तो कितना आ जाएगा? 960। 25 9 या 225, 15 बचा, 25 का 150। ठीक है, 24,000 है, 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो 960 आ गया 1 यूनिट। क्या पूछा है आपसे? हाउ मच डज क्यू गेट? ये क्यू है 10 यूनिट, 10 यूनिट आपका 9600। इतना सब कुछ करने के बाद मैं आपको एक बात बता देता हूं, ओके, कि ये जो भी सॉल्यूशन है ये सही होके भी गलत है, क्योंकि उत्तर मैच कर रहा है तो आपको लग रहा है कि सही है, बट ये सरासर गलत है, लॉजिकली गलत है। आंसर मैच कर गया, और आई थिंक एसएससी ने भी एक सवाल ऐसा पूछा हुआ है जिसमें ऐसे ही आंसर निकाला हुआ है, इसलिए हमने एक सवाल डलवा रखा है शीट में ताकि मैं बच्चों को बता पाऊं कि गलत क्यों है। आंसर इसका इसी से निकलेगा, ऐसा करने से, बट ये गलत क्यों है मैं आपको ये समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि आर का हिस्सा आधा हो जाएगा अगर वो स्लीपिंग पार्टनर है, तो जो उसको एज ए वर्किंग पार्टनर मिल रहा था उसका आधा हो जाएगा। यही मतलब हुआ ना। अब मैं बता रहा हूं गलत क्यों है, ऐसा लिखना गलत क्यों है। आप मुझे एक बात बताओ, 5 4 9 7 16 यूनिट यहां पर है, 8 10 18 7 25 यूनिट यहां पर है। यस, क्या दोनों के मल्टीप्लायर्स डिफरेंट हैं? यस, तो इनके मल्टीप्लायर्स को थोड़ी देर के लिए सेम बनाते हैं और देखते हैं कि क्या ये वाकई में आधा हुआ है। तो 7 को 7/2 लिख देने का मतलब ये नहीं हुआ कि आधा हो गया, नहीं। देखते हैं इसकी वैल्यू निकाल के। तो ये 25 है, ये 16 है। जरा थोड़ी देर के लिए एक बात समझो कि इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो। जब हम टोटल पार्ट्स को बराबर कर देंगे, और चूंकि टोटल प्रॉफिट सेम है, तो क्या होगा? हम कंपेयर कर पाएंगे कि ये बराबर हुए कि नहीं हुए, आधा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये वैल्यू बनेगी 25 × 7 और ये वैल्यू बनी 7 × 16। 25 × 7 कितना होता है? 175 होता है। 16 7 कितना होता है? 112 होता है। क्या ये इसका आधा है? नहीं, इसलिए ये गलत है। लेकिन जो एसएससी में सवाल आया था वो किस महामूर्ख ने बनाया मुझे नहीं पता। उसने 7 को 7/2 लेके सवाल लगाया होगा, उसी हिसाब से ऑप्शन दिया। एसएससी के पेपर में सवाल आया था और लोगों ने यही किया और उत्तर आ गया, मैच हो गया। सवाल गलत था। आज भी लोग यूट्यूब पे ऐसे ही करा देते हैं, सवाल मैच हो जाता है, उत्तर मैच होता है, बट लॉजिकली इट्स रॉन्ग। 7 को 7/2 जब आप लिख रहे हो तो ये रेशियो है।
7 7/2 हुआ, अगर मल्टीप्लायर सेम होंगे तब वो आधा हुआ है। मल्टीप्लायर सेम कहां है, प्रॉफिट टोटल सेम है, तो हमें तो मल्टीप्लायर्स निकाल के देखने पड़ेंगे ना कि ये आधा हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ, ये गलत है। बट इस क्वेश्चन को आप सही तरीके से करने की कोशिश करोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा। तो तरीका क्या है सही करने का, मैं बता रहा हूं आपको। इसको सही करने का सिंपल सा जो तरीका है वो ये है कि 7 को ऐसे आप 7/2 नहीं लिख सकते हो, ठीक है। यू कैनॉट राइट लाइक दिस, नो, ऐसे नहीं कर सकते हो आप। आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि भाई 4 है, 5 है और 7 है, तो यहां मैं कैलकुलेट करूंगा कि अगर मेरा टोटल प्रॉफिट मान लिया x के बराबर है, तो मैं कहूंगा ये जो प्रॉफिट है ये 5 4 9 7 16, 7/16 x है मेरा, राइट। दिस इज व्हाट द प्रॉफिट इज। अब मुझे इस प्रॉफिट को क्या कर देना है, आधा। अब इसकी वैल्यू भी निकालो। इसकी वैल्यू है आपकी 4/16x, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 5/16x, है कि नहीं है, यस। तो हमें करना ये पड़ेगा, मैं कुल मिला के जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा अगर टोटल प्रॉफिट x है और ये वैल्यू मेरी 7/16x है, तो मैं कहूंगा अब ये वैल्यू मेरी 7/32x हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, yes। कितनी वैल्यू मेरे पास बची, कितनी वैल्यू मेरे पास बची, मेरे पास वैल्यू बची है 25/32x, राइट। इस वैल्यू को मुझे 4:5 में बांटना पड़ेगा, ठीक है। 4:5 में मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और मुझे यहां लिखना पड़ेगा। तो मैं अगर इसको 4:5 में बांट रहा हूं तो ये बनेगा 4/9 इंटू 25/32x, यहां बनेगा 5/9 इंटू 25/32x। एक्स से एक्स कट जाएगा सारा, आप सबको 32 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/9 इंटू 25 यहां हो गया, 5 इंटू 25/9 यहां हो गया, अभी 32 से मल्टीप्लाई किया, यहां 7 हो गया। फिर आप सबको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 63 हो गया। यहां ये 25 का 100 आएगा, तो ये वैल्यू 125 आ जाएगी। दैट्स योर फाइनल रेशियो जिसमें प्रॉफिट बटेगा। तो करेक्ट जो रेशियो है जिसमें बाद में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ये होगा, ये होगा। आप अगर चाहो चेक करना इस चीज को तो आप कहोगे इसका टोटल है 225 प्लस 63, ठीक है। 225 प्लस 63 जो होता है वो 289 होता है, ठीक है, सॉरी 288, ओके। अब ये टोटल कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। 16 को अगर 288 आपको बनाना है तो 18 से गुणा करना पड़ेगा, 18 से गुणा करते 126 हो जाएगा, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। सो व्हेन इट इज सेड कि एक स्लीपिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयर आधा हो गया, तो जो पहले था उसका हिस्सा अब वो हिस्सा आधा हो गया, ओके। समझ में, इन्वेस्टमेंट को हाफ क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट का हाफ बोला है, वही तो कर रहा हूं मैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज रॉन्ग। अरे भाई देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है वही तो प्रॉफिट रेशियो होगा। वर्किंग पार्टनर के केस में जो इन्वेस्टमेंट रेशियो होता है वही प्रॉफिट रेशियो होता है ना, वो तो लिख दिया मैंने। बट देन व्हेन यू आर मेकिंग द शेयर हाफ, इट इज नॉट 7/2। दैट्स हाउ यू हैव टू गो एंड जस्ट डू दिस जगलिंग लिटिल बिट। हाँ जी, 16 करके टोटल प्रॉफिट से डिवाइड करने से हमें हाफ कैसे मिल जाएगा टोटल से। तो अंडरस्टैंड इट लॉजिकली व्हाई दिस इज रॉन्ग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक में जाओगे तो आपको ऐसे मिलेगा, 7 को 7/2 लिख के सॉल्व कर दिया जाएगा, उत्तर भी मैच कर देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा गलत कहां हो गया। और लॉजिक से चलना है आपको कि पहले जो उसको अगर एक्स अमाउंट मिल रहा था तो अब उसको x/2 मिलेगा। पहले उसको जो मिल रहा था हिस्सा, अब उसका हिस्सा कम हो जाएगा, मतलब कम मतलब उसके हिसाब से होगा। इन्वेस्टमेंट ही प्रॉफिट है तब भी तो ठीक है 7/2। क्यों 7/2 ठीक है, यही तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। 7/2, 7 का आधा तब होगा उस वैल्यू का जब दोनों के
मल्टीप्लायर्स बराबर हो। आप लोग ऐसे कांड मत करो, लग रहा है रेशियो जैसे पढ़ा ही नहीं आपने। मैंने यहां लिखा 10 और यहां लिखा 5, यह है 8:4:10 और ये कोई वैल्यू है 8:4:5। क्या ये इसका आधा है वैल्यू के टर्म्स में? क्या इस 5 के द्वारा जो वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है और 10 के द्वारा जो वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है, ये वैल्यू 5 10 का आधा है, तो ये आधा है। ये आधा इसका तब होगा जब मल्टीप्लायर सेम हो, सेम मल्टीप्लायर होंगे तो हम कहेंगे वो 10x है या 5x है, आधा है। यहां पर कोई चीज अगर सेम है तो वो प्रॉफिट सेम है, टोटल वैल्यू सेम है, प्रॉफिट सेम है। प्रॉफिट सेम रख के आप यहां पर मल्टीप्लायर निकालिए, के निकालिए, मल्टीप्लायर निकालिए, यहां मल्टीप्लायर निकालिए। अगर मल्टीप्लायर बराबर हुए तब यह आधा होगा इसका। 5 is 5 इंटू मल्टीप्लायर, 10 is 10 इंटू मल्टीप्लायर। जब मल्टीप्लायर सेम होंगे तब हम बोलेंगे आधा है, और मल्टीप्लायर सेम नहीं है यहां पर, क्योंकि टोटल सेम है और इनका टोटल अलग अलग है, तो मल्टीप्लायर सेम कहां से हो जाएंगे? मल्टीप्लायर्स डिफरेंट है, और मल्टीप्लायर्स अगर डिफरेंट है तो ये 10x है और ये 5y है। दे आर नॉट इक्वल, इट इज नॉट हाफ। आपको x और y की वैल्यू जो है ऐसे नहीं लिख सकते हो। तो एक बार घर पे जाके इस केस को अच्छे से समझ लेना, ठीक है, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। आगे के जो सवाल हैं वो हम करेंगे कल, ठीक है। एक बार इनको खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कर लो, और उसके बाद जो है कल शाम को हम इनको आगे बढ़ाएंगे, इनका डिस्कशन, ठीक है। और बाकी जिन लोगों को भी सिलेक्शन लेना है वो बिना चिंता किए हुए चुपचाप पढ़ाई करते रहे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं रोज की खबरों से परेशान होने वाला आदमी हूं। डिस्ट्रैक्शन के तरीके हैं तो, है ना, कि रोज की खबरें कुछ आती रहे तो उसमें अपना टाइम वेस्ट करते रहो, उससे सिलेक्शन हो जाएगा क्या तुम्हारा? तो जो लोग बदलावों से घबराते हैं, जो लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं बस। ओके, अगर एग्जाम तुम्हारा 8 दिसंबर से होता और अब 1 दिसंबर से हो रहा है, तो इसमें 1 हफ्ते का अंतर है, क्या फर्क पड़ता है इससे? क्यों इतना बौखलाए हो तुम लोग? चुपचाप पढ़ाई करो। कल सुबह आना, ट्रिग्नोमेट्री हो गई थी, हाइट्स एंड डिस्टेंस कर रहे थे, वो करेंगे हम लोग, ठीक है। और रोज पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, चिल करते रहो, ठीक है। पढ़ते रहोगे, सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। मस्त रहो। थैंक यू।